नमस्कार। मिड एज हेल्थ क्लब की प्रेसिडेंट मैं वृंदा मावळंकर आप सभी का प्यार भरा स्वागत इस कार्यक्रम में करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है सवाल जवाबों का। सवालों का सिलसिला तो चालू ही रहेगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। मैंने जो ये नेचुरोपैथी की पढ़ाई की है, मैं कंसल्टिंग करती हूँ, ट्रीटमेंट देती हूँ, इसी के अनुभव के ऊपर ये सबको ये सवालों का सॉल्यूशन आज मैं देने वाली हूँ। पिछली बार मेरा ये कहने का रह गया था, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। अब हम सवालों की ओर जाते हैं। सबसे पहले ये एक बात कहना चाहती हूँ कि नेचुरोपैथी एक जीवन शैली है। प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्गोपचार, कुदरती उपचार से भी जानते हैं। तो ये जीवन शैली है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब हम पहले से ही सबका हमारे आहार विहार है, हमारे जो आचार विचार है, इसके ऊपर अगर हम नियंत्रण रखेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और बीमारियां आपके पास कभी नहीं आएंगी। तो अब शुरू करते हैं आज के सवाल। बहुत सारे सवाल आए हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि एक बहन जी ने ये पूछा है कि, और बहुत सारे ये क्वेश्चंस हैं, विच ऑयल वी शुड टेक। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि विच ऑयल वी शुड टेक, तो कौन सा अच्छा तेल है, कौन से टाइप का लेने का है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा सिंगल फिल्टर और डबल फिल्टर तेल लेना चाहिए। जो कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का हम जो बोलते हैं वही तेल यूज करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ के जो उत्तम तेल है वो है तिल का तेल। और ये तिल का तेल तो कितने पुराने सालों से हम इस्तेमाल करते आए हुए, क्योंकि तिल के तेल में फंगस जैसे, बैक्टीरिया जैसे जीव जंतु जो होते हैं वो उसमें मर जाते हैं, इसलिए तिल का तेल उत्तम माना जाता है। और रिफाइंड किया हुआ जो तेल होता है वो क्यों नहीं लेने का, तो उसके लिए कारण ये है कि जब भी ये तेल के जो सीड्स होते हैं, वो तेल के सीड्स को धोने की जो बात होती है तभी क्या होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, ऐसे विभिन्न टाइप के केमिकल्स यूज करते हैं। और कितना भी फिल्टर करो वो थोड़े से केमिकल इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए ये केमिकल वाले, और उसके बाद क्या होता है, ये तेल खाने से हमको डकार आती है, एसिडिटी आती है, गले में खराश होती है और खिचखिच जैसे भी होता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी पेट की अलग अलग बीमारियां भी आती है। इसलिए वो केमिकल वाले तेल यूज नहीं करना चाहिए ज्यादातर। मतलब वो, और कौन सा भी तेल, मतलब फिल्टर हो तो वही बेहतर होता है। उसमें आपको काफी टाइप के खनिज लवण भी प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। और तिल का तेल तो मैंने आपको कहा है कि सबसे बेस्ट है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल जिसको हम ग्राउंड नट का ऑयल बोलते हैं, वो तेल भी एक अच्छा होता है। सैफ फ्लावर का, उसको कभी कोई करड़ई का, कसुम्बा का, ऐसे भी उसके नाम है अलग अलग। और दूसरा फ्लैक्स सीड्स का भी तेल होता है, अलसी का तेल, वो भी अच्छा होता है, लेकिन फिल्टर होना जरूरी है। और दूसरी बात एक है कि हमारे प्रदेश में जो भी तेल प्रचुर मात्रा में मिलता है, हमारी हवामान जो जैसा होता है उसके अनुकूल जो होता है वही तेल हमें यूज करना चाहिए। ऑलिव ऑयल एक्चुअली हमारे भारत देश में जरा भी, मतलब, लेकिन वो क्या है कि थोड़ी फैशन होती है कि सब ऑयल ये यूज करते हैं ऑलिव, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हमारी रसोई का जो प्रकार है उसके लिए ये ऑलिव ऑयल बिल्कुल सूट नहीं होता है और हमें उसकी जरूर भी नहीं है। हमारे यहाँ मैंने ही कहा है कि जो तिल का तेल श्रेष्ठ है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि
ये फिल्टर तेल खाने से आपको तकलीफ नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये तेल की बात हुई। अब दूसरी क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आंखों के नंबर कम करने के लिए उपचार चाहिए। जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनकी उम्र कितनी है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यंगस्टर में क्या होता है कि जल्दी वो चश्मे का नंबर होता है तो वो निकल जाता है। अब जैसी जैसी उम्र बढ़ती है तभी ये मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक तो अपने हमारे आहार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जो भी मतलब ए बी सी डी ये 4 विटामिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ए विटामिन की अगर डिफिशियंसी होती है तो वो ड्राइनेस आता है आंखों में। ए विटामिन प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे गाजर, टोमेटो, सब पीले रंग के फ्रूट्स होते हैं उसमें भी मिलेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि गाजर के ऊपर जो पत्तियां आती है, हरी पत्तियां आती है, उसमें 10 टाइम्स मोर ए विटामिन होता है, गाजर से भी ज़्यादा होता है। तो वो आप अगर वो मतलब ठंड के मौसम में मिल जाता है तभी आप यूज कर सकते हैं वो। और हरी पत्तियाँ सब मतलब अभी सरसों का साग है, बथुआ की है, मेथी है, पालक भी बढ़िया होता है। तो ये हरी पत्तियाँ की सब्जियाँ भी सेवन करना लाभदायक होता है। उसी से अब बी विटामिन के बारे में, बी विटामिन तो हमारा वो ये दूध और दूध के सब जो भी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो सब में आपको बी विटामिन मिलेगा, काफ़ी मात्रा में मिलता है। B12 भी मिलता है। B12 अगर आपको चाहिए तो गुड़ और स्पाइरुलिना हर्ब में भी मिलता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सी विटामिन अगर कम होता है तो आंखों को थकान आती है, तो सी विटामिन भी होना जरूर है। वो सब साइट्रस टाइप के फ्रूट्स जो होते हैं ना वो लेना, मतलब उसमें ऑरेंज होता है, नींबू का है, नींबू का शरबत लेते रहना। और उसी तरह से वो दूसरे भी फ्रूट्स है उनका जूस के वो छिलके के साथ भी खाना, तो प्रचुर मात्रा में आपको सी विटामिन मिलेगा। आंवला भी बेहतर है, और आंवला का जो सी विटामिन है वो कभी नाश नहीं हो जाता है। गरम करो, कुछ भी करो, उसको बॉईल करो तो भी नहीं होता है। तो आंवला का भी आप कभी भी खा सकते हैं, किसी भी रूप में आप खा सकते हैं। अब तो ये आहार के और विहार के बारे में मैं आपको कहती हूँ कि जो मतलब आंखों की भी एक्सरसाइज होते हैं, त्राटक होता है वो मतलब आपको किसी के पास से सीखना पड़ता है। लेकिन आंखों को ऐसे लेफ्ट साइड देखना, राइट साइड देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये आंखों के एक्सरसाइज है। वो मतलब धीरे धीरे करते रहना, मतलब आपको भी समझ में आएगा क्या होता है। और दूसरी बात है कि गर्दन के एक्सरसाइज भी उतनी ही करना, क्योंकि गर्दन के एक्सरसाइज से क्या होता है कि पूरी तरह से ये यहाँ तक उसका ये जो वेन्स होते हैं वहाँ तक उसकी एक तरफ की मालिश जैसे मिल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आप गर्दन के भी एक्सरसाइज जरूर करना। और ये व्यायाम का तो हो गया, और योगासन भी अच्छे अच्छे होते हैं, प्राणायाम अच्छे होते हैं, तो वो भी आप जरूर करते रहना। और दूसरा एक ये उपाय मैं आपको बताती हूँ। देखो ये ऐसे टाइप के आई कप्स मिलते हैं, किसी के मतलब नेचुरोपैथी क्लिनिक में भी मिल सकते हैं, कहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आप पानी, अच्छा पानी लेके, शुद्ध पानी, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आँखों के ऊपर ऐसे आँखों खोल के इसके अंदर डालने के हैं, और थोड़े से ब्लिंकिंग करना है तो ताकि अंदर का जो भी कुछ कचरा है तो वो निकल जाएगा। तो इस टाइप के वो आई कप्स होते हैं आँखों के लिए। और आपको दूसरा और एक उपाय बता देती हूँ कि त्रिफला चूर्ण आप सभी को मालूम है। रात को तांबे के लोटे में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण उसमें डालने का, 1 गिलास पानी में, और दूसरे दिन ये पानी छान कर फिर ये जो मैंने कहा अभी ये आई कप है उसमें वो पानी डालना, और वो आँखों को इसमें से धो लेने का। आपको काफ़ी राहत मिलेगी इससे, क्योंकि त्रिफला चूर्ण ये आँखों के लिए भी अच्छा है, और खाने भी रखो
तो वो भी एक अच्छा होता है। दूसरी एक है कि हमारी जो हम सोने के बाद फिर वो जो अंदर सलाइवा आती है मुंह में, तो वो बीच में कभी अगर आपको जाग आएगी, नहीं तो उठने से पहले थोड़े, तो ये अंजन के जैसे वो सलाइवा लेके अंजन के जैसे आंखों में डालना, इससे भी काफ़ी आपको राहत मिलेगी। आप मतलब कोशिश करते रहना कि इसी तरह से अगर आप ये प्रयोग करते रहेंगे तो जरूर उसका लाभ होगा। विटामिन के ऊपर भी भार देना। और दूसरी बात यह है, आप सभी को ही मालूम है अभी लैपटॉप चलता है, मोबाइल चलता है और टीवी के सामने हम बैठते हैं, कितने घंटे घंटे ऐसा ही हम टाइम उसमें लगा देते हैं, लगातार बैठते हैं। तो इसी से क्या आता है, लगातार बैठने से भी आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, गर्दन के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। तो फिर ये हमारे आंखों की शक्ति भी कम होने लगती है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी भी बीमारी होने लगती है। तो लगातार बैठना नहीं है, थोड़ी सी गैप लेना, फिर बाद में हम फिर से देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा पोस्चर भी अच्छा हो, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए हमेशा। क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो एंगल भी एक सही तरह से होना चाहिए। लाइट किस तरफ से आ रही है, सामने से आ रही है, साइड से आ रही है कि पीछे से आ रही है, वो भी आपको सही तरह से दिखता है। ज़्यादा से मतलब आपकी लाइट लेफ्ट के, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट बाजू से लाइट आएगी, तो उसकी शैडो उसके ऊपर नहीं आएगी। आप सही तरह से वो लाइट का यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी स्ट्रेन पड़ता है, लाइट भी कम होता है तो स्ट्रेन पड़ता है। तो ये अगर आप उम्र कौन सी भी हो, लेकिन ये आप जो जानकारी मैंने अभी दी है तो ये आप ले सकते हैं। मतलब मैं यही कहती हूँ कि ये नज़र को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। मेरा पैर बहुत दुखता है, तो उसमें क्या करे कि न दुखे? इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी पैरों का जो दर्द है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है। तो आपको पहला यही मैं बोल देती हूँ कि कैल्शियम लेना एक अच्छी बात है, वो जो हमारे बोन्स के लिए। अगर आपको पैरों का दर्द है तो आपका वेट भी चेक करना। ज़्यादा वेट होने से इसका भार हमारे घुटनों के ऊपर आता है, तो अगर ज़्यादा वेट है तो उसको आप कम कर सकते हैं, तो भी आपको हल्का लगेगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी मैं एक नेचुरोपैथी का उपाय, जिन्होंने ये पूछा है तो ये एक नेचुरोपैथी का उपाय बता देती हूँ, थोड़ा सा दिखाई देती हूँ कि क्या क्या है। एक लपेट नाम की उपचार पद्धति होती है। इसके लिए कॉटन का कपड़ा लेना पड़ता है, खादी ग्रामोद्योग का कपड़ा लेना पड़ता है। ये खासी लंबी होती है, मतलब लगभग 5 से 8 फुट लंबी होती है, 6 इंच उसकी विड्थ होती है, और लंबी ऐसी हमारा साड़ी का फॉल कैसा होता है, मतलब उसी तरह से वो लंबी होती है। तो ये होती है अंदर के लगाने के लिए, और उसके ऊपर लगाने के लिए ये ऊन की लपेट होती है। ये भी 6 इंच की होती है उसकी विड्थ, और उसकी लंबाई भी लगभग 5 से 8 फुट तक होती है। तो अगर कोई बात नहीं है आपको, अगर आपके पास ये ऐसा कुछ नहीं है ये साधन, तो आपके पास घर में दुपट्टा तो होगा, कॉटन का होना चाहिए, वो मत जरूरी है। कॉटन के दुपट्टे को गर्म पानी में भिगो करके निचोड़ कर उसको अपने घुटन के ऊपर के भाग से शुरू करके पूरी तरह से जितने नीचे तक, मतलब घुटी तक आ जाएगा, एड़ी तक आ जाएगा, वहां तक उसको ऐसे ऐसे करके टाइट करके उसको लपेट करना चाहिए टोटली। और फिर उसके बाद वो कॉटन के दुपट्टा करो कि कोई कपड़ा करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये ऐसे ऊन के कपड़े से उसको फिर से बांध देने का है, कवर करने का है, ताकि बाहर की हवा उसके अंदर नहीं जाएगी। अगर आपके पास ये ऐसे ऊन का कपड़ा नहीं है, आपके पास कुछ प्योर वूल का, मतलब ऊन का ब्लैंकेट होगा, शाल होगी, धाबड़ा बोलते हैं,
वैसा भी कुछ होगा तो उससे भी आप पूरी तरह से कवर करो कि जो कि बाहर की हवा अंदर नहीं जाए। और ये 40 मिनट्स तक आप रखेंगे तो आपको मतलब दर्द जो जहाँ भी है उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और ये लगातार रोज मतलब एक 8 दिन तक तो करना ही चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहती हूँ कि आप योगासन भी करते रहिए, क्योंकि योगासन में भी मतलब वाइस वर्सा पोजीशंस होते हैं तो घुटनों को भी अच्छा एक मालिश मिल जाता है और उसका ब्लड सर्कुलेशन ब्लड प्यूरिफिकेशन होने से भी वो अच्छे होते हैं। उसमें एक मैं खास आपको कहती हूँ कि अर्ध हलासन, ये नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा। अर्ध हलासन के लिए हमें दीवार की बाजू अर्ध 90 डिग्री में हमारे ये पैरों को रखना है पूरी तरह से 90 डिग्री में। मतलब हमारे जो यहाँ से जो कमर से भाग है वो पूरी तरह से सीधा हो जाएगा और 90 डिग्री में उसको रखना है। जब भी हम इसको रखेंगे तो वो पूरी तरह से उसका जो एक घुटनों का दर्द के लिए जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो हमारा ब्लड हमारे घुटनों की तरफ ज़्यादा आएगा तो वो दर्द निकल जाएगा। और उसमें एक बात ध्यान देना, ये 20 मिनट तक करना है। आपको इसमें जरा भी तकलीफ नहीं हो जाएगी, जरा भी तकलीफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि किसी भी उम्र के लिए ये उपयोगी है। कौन सी भी मुसीबत नहीं आ सकती है इसके लिए। और दीवार को क्या है कि आप सपोर्ट लेना है, क्योंकि 20 मिनट्स तक आप ऐसे नहीं पा सकेंगे, वैसे रखना है तो आप दीवार की ये कर सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह से ये एक हो गया। और खाने में ऐसा एक रखो कि अदरक है, लहसुन है, मूली के पत्ते है और अजवाइन भी है, तो इनका खाना भी आप मतलब आपके भोजन में ज़्यादातर होना चाहिए, तो वो भी एक सहाय रूप हो देगा। और आप अगर सरसों का तेल है, कैस्टर ऑयल है, तिल का तेल है, इनको गरम करके कभी कभी इसमें आप अजवाइन के दाने डाल के गरम करो और घुटनों को मालिश करो। और घुटनों का जो ये भाग होता है उसके ऊपर तेल लगा के ऐसे ऐसे करके मालिश करना चाहिए, ताकि वो उसको आराम मिलेगा और इसमें अंदर के जो भी मसल्स है वो थोड़े फ्री हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और वेट के ऊपर पूरा ध्यान रखना, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, घुटनों के ऊपर वो पड़ जाता है, इसीलिए भी दर्द हो जाता है। और अपनी प्रकृति के हिसाब से भी आप सोचना क्या कैल्शियम कम है क्या, वो भी देखना। अपनी बोन डेंसिटी कैसी है तो डेक्सा की टेस्ट करके भी देख सकते हैं, तो भी आपको काफ़ी समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, किसी तरह से करना चाहिए। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक किशोरी ने ऑस्ट्रेलिया से पूछा है, ये सवाल ऑस्ट्रेलिया से है कि मेरी उम्र 23 साल की है, मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है। मैं मेरे फ्यूचर के लिए पूछती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी और मेरे होने वाले बच्चे की सेहत हेल्दी नेचुरोपैथी के द्वारा किस तरह से हो सकती है। बिल्कुल, ये सवाल बढ़िया है। और एक किशोरी युवती है, इसने अभी से ये मतलब उसके सेहत के लिए और फ्यूचर का भी उसने ध्यान रखा है कि आने वाले बच्चे के लिए भी कैसी सेहत होनी चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए ये ऐसे ही सवाल की। तो सबसे ये बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नेचुरोपैथी के द्वारा आप कहते हैं तो आहार विहार और आपके आचार विचार, इसमें आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आहार में देखो कि सब टाइप्स के जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनकी सबकी ज़रूरत पड़ती है हमारे सेहत अच्छी रखने के लिए। कोई बीमारी भी नहीं आ सकती है। और
आगे जाके इस किशोरी ने ये भी सोचा है कि बच्चा होना है, तो अगर आपकी सेहत अच्छी है, हेल्दी है, निरोगी है, तो काफ़ी आपको मतलब राहत होगी, आपको खुशी होगी। तो ये विटामिन्स मिनरल्स लेना चाहिए। उसके साथ आयरन और कैल्शियम के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए अच्छा है। और जब भी प्रेगनेंसी का जो भी टाइम होता है, तभी हड्डियां भी मजबूत होनी चाहिए। और जब प्रेगनेंसी के समय में भी बच्चे को भी वो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और उसी तरह से आयरन की भी जरूरत उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूरी तरह से आपके डबल सब कुछ होता है। अंदर बच्चा भी होता है, तो उसके लिए भी वो सप्लाई करना पड़ता है, और खुद के लिए स्वयं का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको ये आहार में खास ध्यान रखना चाहिए। हरी पत्तियाँ की सब्जियाँ विपुल प्रमाण में खानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जरूर जो भी विटामिन्स मिनरल्स हैं वो काफ़ी मिलेंगे, और आयरन भी मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, सी विटामिन, और इसी तरह से ये हरी पत्ती की सब्जियाँ, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। उसी के साथ आप बाकी डी विटामिन की भी जरूर पड़ती है, तो आप सूरज की रोशनी है उसमें, धूप में आपको काफ़ी डी विटामिन मिल जाएगा। आपकी हड्डियाँ भी मजबूत बन जाएगी, स्नायु भी मजबूत बन जाएगी, और आपकी खुद की सेहत और आने वाले बच्चे की भी सेहत अच्छी हो जाएगी। यह आहार विहार का कहा मैंने, और विहार के बारे में भी मैं आपको और एक कहती हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए पहले से तो आप शुरू करेंगे ये सब एक्सरसाइज है, व्यायाम और योगासन, प्राणायाम, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि एक बार आपके इस शरीर को एक अच्छी तरह से टोनिंग भी मिलेगा, और आपको जब भी समय आएगा प्रेगनेंसी का तभी आप सीखने को चाहेंगे, तो फिर आपको तकलीफ होगी। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले से ही वो करेंगे योगासन का भी, तो बहुत अच्छा है। वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा पड़ता है। ब्रिस्क वॉक भी लेना, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि क्या है उसमें आप ब्रिस्क वॉक से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा मिलता है, सभी शरीर का प्यूरिफिकेशन अच्छा हो जाता है। इसलिए आप जरूर ब्रिस्क वॉक भी लेना। और आपके आहार विहार का तो मैंने कहा, आचार विचार भी हमारे अच्छे होना चाहिए। अगर आप सात्विक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अगर आप मतलब ये हमारे आचरण में अगर आप लाएंगे, तो आपको उसका भी फायदा ज़्यादा होगा, और यही प्रभाव हमारे होने वाले बच्चे को भी प्रभाव मिलता है, और आपका स्ट्रेस बिल्कुल निकल जाता है। जो अगर आप खुशी से ये सब करेंगे, तो आपका स्ट्रेस भी निकल जाएगा, और आपको एक दिव्य ऊर्जा का भी अनुभव हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको कहती हूँ, मिड जुलाई में मैंने और ये अमी जी ने ये एक वीडियो पेश किया था इसके बारे में, सेम कि नॉर्मल योगासन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार भी इतना ही महत्वपूर्ण है, और अमी जी ने इसको अच्छी ढंग से समझा है कि गर्भ संस्कार क्या है, उसे किसी तरह से अपनाया जाता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है अपने बच्चे के ऊपर। तो ये अमी जी ने भी इतना अच्छी तरह से समझा है। तो आप प्लीज़ ये वीडियो हमारे midageclub.com इसी पर देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी जो महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी है तो वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से इसके रिलेटेड, ये सब्जेक्ट के रिलेटेड डॉक्टर कला बहन जी और डॉक्टर जयश्री बहन जी, इन्होंने भी इसके रिलेटेड जो आपको सेहत के लिए जो चाहिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, तो ये भी ऐसे अच्छे वीडियो है। तो आप वो भी हमारी midageclub.com के ऊपर जरूर देखना, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाएंगी। तो ये आपके, मुझे खुशी लगी है कि आप इसी उम्र में ये सोचते हैं, तो आप जरूर ये उपाय करना, आपको अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। चल पड़ी तो चल रही है, समय की अब
ठीक है, हम थोड़े सवाल लेते हैं। ये एक सवाल है, बहुत कुछ सवाल आए हैं। एक औरत का सवाल है और ये सवाल भी काफी कॉमन होता है। जांघ में मतलब पेल्विक रीजन, कभी कभी मतलब पूरे पेल्विक रीजन के भाग पर खुजली होती है, तो इसके लिए क्या उपाय है? देखो, ये खुजली होने का मतलब जो प्रकार है, ऐसे बार बार भी आती है, किसी को कभी थोड़ी सी आती है, लेकिन आपके घर में जब भी हम नींबू का रस निकाल कर वो जो छिलका होता है वो आप घिसा कर रब करके अपने जांघों के ऊपर, आपके पेल्विक रीजन के ऊपर आप लगा सकते हैं। नहाने के पहले आप लगा सकते हैं और एक 4-5 मिनट तक वो रख देना। आपके वहाँ कुछ भी इन्फेक्शन होगा, कुछ भी खुजली जो आती है तो वो निकल जाएगी। और फिर उसके ऊपर गर्म पानी से नहाना। और दूसरी बात यह है कि ये नहाने के बाद कपूर जो होता है, कपूर काफ़ी वायरसेस को भी दूर रखता है। अभी आप सबको मालूम है कि ये कोरोना के दिन में काफ़ी सारे लोगों ने कपूर का यूज़ किया है। तो कपूर का वो चूर्ण करके, मतलब थोड़ी पाउडर जैसे बना के आपके जांघों के अंदर लगा सकते हैं। और मतलब थोड़ा सा ऊपर के भाग में भी आप लगा सकते हैं, तो वो खुजली का आना कम हो जाएगा। और हमेशा हमारे जो इनर वेयर होते हैं तो उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए। सूरज की धूप में आपको उसको सुखाना चाहिए, ताकि ये बार बार जो इन्फेक्शन होता है वो आपका निकल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कॉटन के कपड़े यूज़ हमेशा करना, क्योंकि पॉलिएस्टर, रेयॉन जैसे के ज़्यादा मतलब उससे खुजली भी आ सकती है। तो आप कॉटन के कपड़े यूज़ करना। पानी भी आप अधिक मात्रा में पी सकते हैं, तो वो कुछ इन्फेक्शन है तो कम हो जाएगा। और गर्मी भी होती हो तो वो भी कम हो जाएगा। अब समय होने वाला है, फिर भी मैं आप एक लास्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, वो मैं आपको बता देती हूँ। पेट के ऊपर, शरीर के ऊपर चर्बी बहुत है तो क्या कर सकते हैं? ये भी सवाल मैंने कहा जैसे बहुत कुछ आए हैं। बेसिकली ये है कि अगर ये पेट की चर्बी है, शरीर की चर्बी है, तो आपको पहले आपका वजन कम करना जरूरी है। तो उसके लिए आहार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घी तेल वाले आहार को आप बिल्कुल निकाल दीजिए। शक्कर को, मैदा जैसे जो व्यंजनों होते हैं उनको भी आपको निकालना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, शक्कर से क्या होता है कि शक्कर डाइजेस्ट करने के लिए भी हड्डियों की जरूरत पड़ती है। तो वो हड्डियां हमारी ये मतलब एकदम ये अशक्ति बन जाती है, तो शक्कर को निकाल देना चाहिए। तो मैदा है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, उनको भी निकालना चाहिए। और कौन सा भी रिफाइंड तेल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसी तरह से आप पहले आहार के ऊपर ध्यान रखना। कच्चे सैलड्स ज़्यादा खाओ, टोमेटो, गाजर जैसा ये वेजिटेबल्स खाओ, उनके रस पियो, ये ज़्यादा अच्छा है। इनसे, टोमेटो से तो आपको ज़रूर उसका एक फ़ायदा होगा कि वेट होता ही है कम। टोमेटो ज़्यादा से ज़्यादा खाना, मतलब सैलड के रूप खाना करने से पहले। अब और उपवास का भी आप महत्व रखना। कैसे करना है उपवास? तो नींबू का पानी होता है, शरबत जैसे भी होता है, तो गुड़ डालो, ऑर्गेनिक गुड़ डालने से भी आपको फायदा होगा। और दूसरा एक है कि आप फ्रूट के जूस, वेजिटेबल के जो भी जूस है वो भी ले सकते हैं। तो आपको उपवास इसी तरह रस के ऊपर करके भी आप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल थकान नहीं आएगी, एनर्जी पूरी तरह से रहेगी, क्योंकि ये इसमें से सभी विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं। फ्रूट्स में आपको सब ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी मिलते हैं, इसलिए आपको थकान तो बिल्कुल नहीं आएगा और आपका वजन में कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात है कि आपको व्यायाम तो कुछ करना ही पड़ेगा। व्यायाम के लिए आप ब्रिस्क वॉक लेना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, योगासन भी इसमें सूर्य नमस्कार जैसे भी है तो वो भी एक अच्छे हैं।
और दूसरा ये एक है कि प्राणायाम करो। प्राणायाम में आप खास को तो आपकी जो पेट के ऊपर की चर्बी है तो उसके लिए मैं प्राणायाम कहती हूँ कि कपालभाति है वो आप जरूर करना। उसके बाद अग्निसार है, वो अग्निसार की एक शुद्धि क्रिया होती है, वो भी आप करना। और दूसरी बात है कि वो बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, बाह्यंतर कुंभक, जो श्वास बाहर का निकालने के बाद उसको पेट को अंदर खींच के लेना होता है, तो वो उसी के हिसाब से भी आपके पेट के ऊपर की चर्बी निकल जाएगी। लेकिन एक सावधानी रखना कि किसी योग शिक्षक के पास से इसकी जानकारी सही तरह से लेके आप ये करना, अपने आप ही मत करना। कभी किया नहीं हो तो जरूर मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब ये तो कसरत हो गई, खाने का भी मैंने आपको कहा, और पेट के बल्ले जो भी योगासन होते हैं वो भी आपको, जैसे कि भुजंगासन है, सर्पासन है, धनुरासन है और विपरीत नौकासन है। इसी तरह से अगर आप ये आसनों करेंगे तो पेट के ऊपर काफी तरह से आपको प्रेशर मिलके पेट के ऊपर की चर्बी निकल जाएगी, और निकल जाती है धीरे धीरे, लेकिन लगातार आपको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आहार के ऊपर भी रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये समय अभी हो गया है, चल पड़ी दिखा रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये हम ऐसा सोचते हैं कि फिर से हम एक बार हाजिर होंगे ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए। तो मैं आप सभी को शुक्रिया देना चाहती हूँ ये आपने, और आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे तो आप जरूर, हमारी वेबसाइट है mediachhealthclub.com, इसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं, और हमारे काफ़ी सारे वीडियोस और यूट्यूब के ऊपर भी है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और स्वास्थ्य के ऊपर आप जरूर ध्यान रखना। हमारी कोशिश है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन के हमारी स्त्री में एक अच्छी तरह से शक्ति आ जाएगी। धन्यवाद।